ये लिस्टेड ही है ना। ओए, हो जाएगा खुश आहिस्ता आहिस्ता। ये सदाम भाई से पानी भी दे मुझे। आमना स्टार्ट करें बेटा। सर 25 स्टूडेंट्स हैं। चलें वेट कर लेते हैं 2 मिनट बस। 5:05 पे स्टार्ट कर, बस 1 मिनट वेट करते हैं फिर चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जी सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कैसे हैं आप लोग। ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है तैयारी भाई? आज 19 अगस्त हो गई है, 22 सितंबर को टेस्ट है, 30 दिन ही रह गए हैं बुनियादी तौर पे। तो मैं ठीक हूँ मैमुना बेटा। और तैयारी की सुनाए, तैयारी कैसी चल रही है? ये तो जो है सारी बातें चलती रहेंगी, तैयारी के बताएं, तैयारी की सुनाए, तैयारी कैसी चल रही है आप लोग? तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही है। वेरी गुड ज़ैनब। अच्छा जी, चल रही है सर। अच्छा क्रेज़ी सर। अच्छा जी क्रेज़ी सर, अब इसका क्या मतलब लूँ मैं भाई? मुदस्सिर में अब इस बात का मैं क्या मतलब लूँ? अच्छा जी, अच्छी जा रही है। नियर पी टीम के साथ अच्छी ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इकरा को डर लग रहा है तो डर के आगे जीत है। और अल्हम्दुलिल्लाह यशफीन कह रही हैं जी, और अच्छी चल रही है माशाल्लाह। वेरी गुड रज़ा, वेरी गुड, शाबाश। तो स्कोर प्रिडिक्टर क्या कह रहा है रज़ा आपका? स्कोर प्रिडिक्टर आपका क्या कह रहा है? और कुछ चैप्टर हैं तो बस उन चैप्टर पर तवज्जो दें। और अच्छा क्रेज़ी तैयारी है, वेरी गुड। और फिज़िक्स इम्प्रूव हो रही है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिज़िक्स का इम्प्रूव होना आपके अच्छी एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रज़ा वेरी गुड, 183 पर है। शाबाश, कीप इट अप बॉय, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और तो आप चैट के साथ कनेक्टेड ही हैं बेटा। तो बेटा गेस्ट पेपर एमडी कैट बेस्ड हैं, पीएमडीसी बेस्ड हैं, और उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो आप किसी भी सूबे से टेस्ट दें आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आप बेफिक्र हो। इकरा 170 है, कैसे इम्प्रूव करें? देखें बड़ी आसान बात है। आप ये देखें कि किस जगह पे स्कोर प्रिडिक्टर लो है, कहाँ पे बिलो 80 है, उसको फौरी तौर पे जाएं, उन टॉपिक्स को तैयार करें, अटैम्प्ट करें। आपका स्कोर प्रिडिक्टर देखिए कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। और जो ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो हमारे पास गुंजाइश ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसलिए अब तो चांसेस कम है ना जी। अब हम सोचने वाली बात ही नहीं करेंगे। कब मिलेंगे गेस्ट पेपर? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये बात आप तक पहुंच जाएगी। और इंशाल्लाह वेरी गुड हुरिया। तो लेकिन जनाब मेरा ख्याल है कि गुड टू गो। हाँ जी बिल्कुल करते हैं जी। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें बेटा। Recording in progress. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अगेन, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी। और आज हम लोगों ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं,
और ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली मूविंग चार्जेस यानी करंट से रिलेटेड हैं। पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जब करंट मूव कर रहा होता है तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर तीसरी बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही होती है। हम अपनी रूटीन के मुताबिक जो है स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, और जब हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप से। और जब हमारे पास आई थी बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात स्टार्ट की थी फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट और Q बाई T, और हमने कहा था चार्ज तो 2 तरह का होता है। तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो करंट वुड बी कन्वेंशनल, और जब चार्ज नेगेटिव होगा तो करंट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक। और हमने कहा कि हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है सब की सब कन्वेंशनल करंट की बेस पर हो रही हैं। अच्छा, यहीं से हमारे पास एक्सप्रेशन बना था Q इज इक्वल टू आई टी, और हमने कहा था कि हमारे पास एक और एक्सप्रेशन भी है Q इज इक्वल टू एन ई। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन डेवलप हो जाता है एन ई इज इक्वल टू आई टी, और ये एक बहुत ही अहम एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हमें याद रखना है। उसके बाद हम लोग जब चार्ज की बात कर रहे थे, करंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए, और हम इसी एक्सप्रेशन को करंट डेंसिटी की शक्ल में लिखते हैं। तो हमने लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जे ओवर एन ई। और फिर हम लोगों ने फर्दर बात आगे बढ़ाई, तो हमारे पास जो बात आगे बढ़ी तो हमारे पास आ गया ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी। हमने लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने कहा मटेरियल ओहमिक होते हैं, ओहमिक मटेरियल हो तो ये लीनियर ग्राफ हमें ऑब्जर्व करते हैं, अगर नॉन ओहमिक हो तो ग्राफ इस तरह भी आता है और ग्राफ इस तरह भी आता है। तो ये दोनों बिहेवियर जो थे ये हमारे पास नॉन ओहमिक के थे, और ये जो बिहेवियर था ये हमारे पास ओहमिक मटेरियल का था। स्लोप डिस्कस की हमने वी आई ग्राफ में। हमने कहा कि जनाब आपके पास अगर ये आई वी ग्राफ है, इनफैक्ट ये आई वी ग्राफ क्योंकि हमारे पास होता है ये, तो हम इसको उस तरह ही लिखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ये आई है, ये वी है, तो इसकी जो स्लोप होगी इस ग्राफ की वो बुनियादी तौर पे कंडक्टेंस को शो करती है, और अगर ये कंडक्टेंस को शो कर रही है तो फिर इसका जो रेसिप्रोकल ऑफ द ग्राफ होगा वो रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा होगा। वो टेंजेंट थीटा वाली बातें भी हम यहाँ पर याद रखते हैं। फिर हमारे पास मज़ीद बात आगे बढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया। इसके अंदर P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ये सारे एक्सप्रेशन हमने मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल किए। हमने कहा कि ये तब होगा जब आप गेन को डिस्कस कर रहे हैं, ये तब होगा जब आप लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, और दिस इज़ बेसिकली रेटेड पावर। फिर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो थे सीरीज़ और पैरेलल के, उनमें चीज़ों को डिस्कस किया गया, उनमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया, और हमारे पास एक ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया। और हम लोगों ने कहा कि जनाब ये जो ईएमएफ है इट इज़ बेसिकली वी टी प्लस आई आर। और फिर हम लोगों ने आर चूँकि स्मॉल था, इंटरनल रेजिस्टेंस थी, तो हमने कहा कि हमारे पास जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो ईएमएफ इज़ ग्रेटर देन वी टी, जब चार्जिंग प्रोसेस होता है तो ईएमएफ इज़ लेस देन वी टी, और अगर एक आइडियल सिचुएशन हो तो बेसिकली अंदर कोई चार्ज ड्रॉप ही नहीं हो रहा था पोटेंशियल, तो ईएमएफ इज़ इक्वल टू वी टी। और एक सिचुएशन थी हमारे पास जब ईएमएफ इज़ इक्वल टू आई आर, जब हम शॉर्ट सर्किट। तो ये था आपके पास नॉर्मल सिचुएशन, ये थी आपके पास चार्जिंग प्रोसेस, और ये था आपके पास शॉर्ट सर्किटेड सिचुएशन, जब हमारे पास कोई शॉर्ट सर्किट वाली सिचुएशन आती थी। तो इस तरह का काम चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास चलती रहीं और हम इनको पढ़ते रहे बड़े अच्छे से और डिटेल से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आया वो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखें ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेस कहाँ से डेवलप होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेस डेवलप होती है इस टॉपिक से, B.L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई से। ये है बुनियादी जगह जहाँ पे हमें पता चलता है कि करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और फिर हम लोगों ने इसी एक्सप्रेशन को B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr, और यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन पता चला कि B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और हम ये भी कहते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये दोनों बातें हमें बहुत ही अच्छे से पता चली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है अगली जो डिस्कशन आई, वो डिस्कशन आई हमारे पास फोर्सेस के हवाले से कि जब अब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लगनी थी, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया F इज इक्वल टू मूविंग चार्ज से पहले चूँकि करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आई तो ILB साइन थीटा, और यहाँ से हम लोगों ने कहा कि IL क्रॉस B, और अब हम लोग जब इसको वेक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं तो यहीं से हमारे पास एक डेफिनेशन आई टेस्ला की, और हमने कहा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये वो एक्सप्रेशन था जो बहुत कीमती था, और यहाँ से हमारे पास टेस्ला, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और हम लोगों ने एक और बात भी कही यहाँ पर कि 1 टेस्ला इज आल्सो इक्वल टू 10⁴ गॉस। अच्छा, जब हम लोग इस बात को एक्सप्लेन करते थे तो हमारे पास एक बात आ गई, मूविंग चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हमने कहा कि वो फोर्स लगेगी Q V क्रॉस B के बराबर, और फिर हमने कहा कि ये फोर्स Q V B साइन थीटा के बराबर होती है। यहाँ पे हमने कहा लैंग्वेज मैटर करेगी, कब वो कह रहा है अलोंग द फील्ड, कब वो कह रहा है अक्रॉस द फील्ड, एंगल, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, और हमें उसकी जो ड्यू वैल्यू है वो उसको देनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास एक डिस्कशन आई जिसके अंदर हम लोगों ने कंबाइन मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान जब चीज़ों को पढ़ा तो हमारे पास एक फोर्स आएगी जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, कि वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और हमने कहा कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B। और यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये भी आया कि स्पीड इज इक्वल टू E/B, और हमने ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको हमें याद रखना है। प्लस हम जब इस बात को देख रहे थे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है चार्ज टू मास रेशियो के हवाले से आया, और हम कहते हैं कि ये चार्ज टू मास रेशियो थी दैट वाज इक्वल टू V/BR, और हमने ये भी कहा कि यही चार्ज टू मास रेशियो जो है ये 2V/B² R² के बराबर होती है। चार्ज टू मास रेशियो को हम अदरवाइज अगर देखें तो हम इसको चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना V, हमें पता है कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, और हम इसको इस बेस पर भी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की कैलकुलेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में हमने कहा कि ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, क्योंकि ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो वर्क डन बाय दिस फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम जहन में रखेंगे तो हम आगे चल सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद जो अगली कहानी शुरू हुई थी वो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो अगली बात हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और मुझे बहुत अच्छे से याद है और मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि हमने कहा था कि असल जो बेस है इस सारी कहानी की जो बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो एक ही है, और वो ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस EMF। हमने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगी। ये बात हमें बहुत क्लियर थी कि अगर कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हम कहते हैं इट डजंट मैटर, कोई कहे एरिया चेंज होता है हम कहते हैं इट डजंट मैटर। तो
अगर ये भी मैटर नहीं करता, वो भी मैटर नहीं करता, तो फिर व्हाट डज मैटर? तो हमने कहा था फ्लक्स डज मैटर। फ्लक्स चेंज हुआ है कि नहीं हुआ ये बताएं। तो अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो फिर इसका मतलब है ईएमएफ इंड्यूस होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जब हम लोगों ने इस बात को पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए ईएमएफ के। एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास नेगेटिव वी बी एल साइन थीटा का, और हमने कहा कि ये तो होगी आपके पास मोशनल ईएमएफ। और जब हम मोशनल ईएमएफ को पढ़ते हैं तो मोशनल ईएमएफ से अगली स्टेज आ गई हमारे पास नेगेटिव एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और हमने कहा कि ये है आपके पास फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की इंपॉर्टेंस इंतहाई ज़्यादा है, क्योंकि फैराडेज लॉ के बगैर हम इंडक्शन को पढ़ ही नहीं सकते। तो हमने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, एन डेल्टा बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी, इसके अंदर हमने कहा कि कभी हमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता देते हैं, कभी चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता देते हैं, कभी एरिया की वैरायटी आ जाती है। वो एरिया के बारे में कहते हैं कि अगर सर्कुलर कॉइल होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल होगा तो एरिया एक्स वाई होगा, अगर आपके पास कोई स्क्वायर कॉइल होगा तो एरिया एल स्क्वायर होगा। जो भी आपके पास सिचुएशन होगी हम उसको इसमें एडजस्ट करते हैं, अप्लाई करते और वैल्यूज को फाइंड आउट करते। इन दोनों एक्सप्रेशन में एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आई, और वो कॉमन चीज़ हमें नज़र आई ये जो आपके पास था नेगेटिव साइन मोशनल ईएमएफ में और यहाँ पर। तो हमने कहा कि ये नेगेटिव साइन वाज एक्सप्लेन बाय लेंजेस लॉ, और लेंजेस लॉ को जैसे ही आपके जहन में लेंजेस लॉ का लफ्ज़ आए, अगर आपके दिमाग में दो बातें नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं है। लेंजेस लॉ को पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में जो पहली बात आनी चाहिए वो आनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और लेंजेस लॉ को देखते ही आपके दिमाग में जो दूसरी बात आएगी वो आनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपके दिमाग में ये दोनों बातें आई हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें और कमेंट सेक्शन में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ये दोनों बातें आपके दिमाग में नहीं आई तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने नोट्स के ऊपर लिखें कि मुझे लेंजेस लॉ दोबारा तैयार करना है, क्योंकि अभी ये मेरा टॉपिक तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए वेरी गुड, शाबाश। तो फिर अब ये सेल्फ चेक है, अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप सुकून कर लें और अब आप आराम से बैठ जाए कि मेरी तैयारी तो होगी तो अब मैं जो मर्जी करूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और इस डायरेक्शन को फॉलो करते रहें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने लेंसेज लॉ पढ़ लिया, ये सारी बातें पढ़ ली, तो हम कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पे चले गए। ये बराह रास्त सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, और इनसे पहले अगर हम एक और चीज़ देख लें कि हमें इन पे जाने से पहले एसी जनरेटर की डिस्कशन करनी थी। हमने एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर में हमने एक्सप्रेशन पढ़ा एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, और हमने ये कहा कि जनाब E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोगों ने कहा कि ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के हिसाब से वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं, या यहीं से आपसे करंट के बारे में पूछा जा सकता है, और करंट वुड बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर हम आए रेलेवेंट टॉपिक्स पे। रेलेवेंट टॉपिक्स से क्या मुराद थी? रेलेवेंट टॉपिक से मुराद ये थी ऐसे टॉपिक जो बज़ाहिर हमें पीएमडीसी एमडी कैट के सिलेबस में नहीं बताता, लेकिन ये भी करने हैं, लेकिन हमने कहा कि ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर इनको ना किया तो गुजारा नहीं होता, जिनमें से एक सेल्फ इंडक्शन था और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन था। सेल्फ इंडक्शन की जब बात आई तो हमने कहा चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस करंट ईएमएफ इन द सेम कॉइल, और म्यूचुअल इंडक्शन में हमने कहा चेंजिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल इंड्यूसिंग करंट इन इंड्यूसिंग ईएमएफ इन
सेकेंडरी कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है नियर बाय कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब जैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा और उसकी डेफिनेशन सुनी, तो अगर अब आपके दिमाग में ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि अगेन आपको ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर बेसिकली डिवाइस है जो वोल्टेज वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल होती है। कोई आपसे पूछेगा क्या ट्रांसफार्मर को हम करंट की वेरिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? करंट चेंज हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है, लेकिन करंट की चेंज होना प्राइमरी फंक्शन नहीं है ट्रांसफार्मर का। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी। हमने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। हमने कहा कि जब भी ये टर्म आएगी ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब होगा NS/NP। एक और होती है टर्न्स रेशो। टर्न्स रेशो में भी NS/NP और NP/NS अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल्स, बट जब भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आएगा इसका मतलब NS/NP ही होगा। और हम लोग ये कहते हैं कि जनाब इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आए। हमने कहा NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, और यहाँ से हमारे पास दो बातें आई। एक बात ये आई कि जब आप स्टेप अप को पढ़ रहे होंगे तो NS ग्रेटर होगा NP से और VS ग्रेटर होगा VP से और IS लेस होगा IP से। जब हम लोग स्टेप डाउन को पढ़ रहे होंगे तो आपके पास NS लेस होगा NP से, आपके पास VS लेस होगा VP से, आपके पास IS ग्रेटर होगा IP से। ये वो सारी बातें थी बेसिकली जो हमें पता होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर का फ़र्क पढ़ा। हमने कहा कि जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसके अंदर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है, लेकिन जब हम किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर यानी एक रियल सिचुएशन में आते हैं तो हमारे पास इन रियल केस सूरत हाल अक्सर बदल जाती है और हम ये कहते हैं कि इनपुट पावर इज़ नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। और हम ये कहते हैं कि जनाब हमेशा इनपुट पावर इज़ ग्रेटर देन आउटपुट पावर। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है पावर लॉसेस। और हमने ये कहा कि ये जो पावर लॉसेस हैं ये तीन तरह से हमें याद रखने हैं। पावर लॉस जो है आपके पास कॉपर लॉस हो सकता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपके पास एडी करंट्स हैं, ये एनर्जी को लूज करवाते हैं। और आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसको कम करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप जो है कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाएं। तो ये सारी कहानी थी। अब ये मुझे बार बार एक ही पैगाम आ रहा है, तो ज़रा ये लास्ट स्लाइड देख लें बेटा, जल्दी से देख लें ये लास्ट स्लाइड, और इसका जो स्क्रीनशॉट आपने लेना है ले लें, क्योंकि दोबारा तो वीडियो आपने सुननी नहीं है ना, टाइम है नहीं आपके पास, काम की चीज़ आपने कोई देखनी नहीं है। अभी फेसबुक ओपन करके आपने रील्स देखना शुरू कर देनी है। हो गया जी? अगर ये हो गया, थैंक यू, वेलकम जी। ये है कौन वैसे? जवेरिया है सर। इससे नेक्स्ट ये ले जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप ये देख लें जी सर जी जी जी। तो ये ले जनाब, मेरी चाय हो गई है ख़त्म, और अब हम आते हैं द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टिविटी ऑफ द लेक्चर। और वो जो मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टिविटी ऑफ द लेक्चर है वो है हमारे पास हमारे सवाल। तो जनाब तैयारी पकड़ें और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सवाल। और काफ़ी सारे सवाल हैं आज और इन सारे सवालों को करना है मिलजुल के करते हैं। तो जैसे ही सवाल आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो
तो आपने मेरे साथ साथ शुरू हो जाना है और बिल्कुल वेट नहीं करना कि सर पहले जवाब बताएं। आपका मेरा मुकाबला है कि आपने मुझसे पहले बताना है। इंडक्टेंस जो है वो अक्सर का सवाल आया है कि सर इंडक्टेंस क्या होती है। इंडक्टेंस बेटा डेफिनेटली ये जो इंडक्शन का फॉर्मूला लिखा है इधर से निकालोगे ना आप इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस वुड बी इक्वल टू ई ओवर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। याद रखिएगा इंडक्शन जो है ये एक फिनोमिना है और इंडक्टेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी है। इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें चेंजिंग करंट इंड्यूसेस ईएमएफ, और इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है कि इस फिनोमिना के साथ कोई मटेरियल कितना ज़्यादा कंपैटिबल है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला जो है वो ये वाला है बेटा, m इज इक्वल टू ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसके अलावा हो तो कोई फार्मूला नहीं हमारे पास जो हमारी सिलेबस की रेंज में आ रहा है, वो तो यही फार्मूला है हमारे पास। वो अगर आपके दिमाग में आ रहा है वो 2 पाई वाला फार्मूला, वो रिएक्टेंस वाला फार्मूला इसका 2 पाई एफ एल वाला, तो उसका तो हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। ले जनाब स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, डिस्कशन को, सवाल को। अच्छा जी, वाह जी वाह, ईशान ने सॉल्व भी कर लिया है। चले फिर अब हम भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। करंट ऑफ 4.8 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपने बताने हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पर सेकंड, इसका मतलब है टाइम उसने बता दिया आपको 1 सेकंड है, इसलिए परेशान नहीं होना। एन ई इज इक्वल टू आई टी, एन इज इक्वल टू आई टी ओवर ई। आई की वैल्यू उसने बताई 4.8, करंट की वैल्यू उसने बताई 1, टाइम की 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.610 रेज़ पर माइनस 19, और आप इसको सॉल्व करें, माइनस 19 ऊपर चला गया, प्लस 19 हो गया। इस पॉइंट को खत्म करें तो यहां पे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को खत्म करें तो यहां पर 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट। 48 को 16 पे डिवाइड कर दें 3, तो डेफिनेटली इशाल ने ये मुकाबला विन कर लिया, और इशाल ने बिल्कुल ठीक बताया था, ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन थी। अब इस सवाल के अंदर हमें क्या बात सीखनी है, याद रखिएगा बेटा, ये जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा कंपैटिबल होगी कोई ना कोई। आप जैसे ही पॉइंट को रिमूव करते हैं ना तो आप इजी हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहां पर हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस चार्ज के लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। वो जो मिनिमम चार्ज दैट ए बॉडी कैन कैरी जो है, ये एलिमेंट्री चार्ज है। तो हम ये कहते हैं कि ये हम इसको डिस्कस करते हैं और ये हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास पहला सवाल था, और इस सारे सवाल को दोबारा से सुन लें, और वो ये कि आपके पास फॉर्मूला था ये वाला जो हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया, कि आपको ये बता दिया जाए कि करंट कितना है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आई टी ओवर ई आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, और फिर आपके पास ये आ गया। ओहो, अब ऑप्शन नजर आ गई, गुड। थोड़ा सा साइड पे हो गया जनाब, मैं थोड़ा सा साइड पर हो गया, मैं ज़्यादा साइड पर हो जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, तो ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है जी जनाब। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर विद लेंथ इन रेशियो 1:3, एरिया रेशियो 3:2। देखिए इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर। जब उसने कहा ना सिल्वर वायर, तो उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। अब जब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है। अब हमने चूंकि अपनी रिवीजन में रेजिस्टिविटी का तस्करा नहीं किया था, तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रा पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ज़रा रेजिस्टिविटी की बात कर लें। पहले हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो रेजिस्टेंस बेसिकली रो एल ओवर ए के बराबर होती है, और रो बराबर होती है आर ए ओवर एल के। अब हम ये कहते हैं कि रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम रेजिस्टिविटी के इस एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। और यही एक्सप्रेशन हमारे पास रेजिस्टिविटी के सेंस में भी आता है, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट डेल्टा टी।
अब ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी की एक डिपेंडेंस मटेरियल है और रेजिस्टिविटी की दूसरी डिपेंडेंस टेम्परेचर है। रेजिस्टिविटी जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको इस बात को याद रखना है कि रेजिस्टिविटी मीडियम पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो एक्सप्रेशन है ना, इधर इस एक्सप्रेशन को ज़रा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। अगर आपके पास रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि आपके पास टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ हों अगर, तो टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल, तो हम ये कहते हैं कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वेयर ओवर R1 स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। और फिर करंट चूंकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये रेशो वहां पर इन्वर्स हो जाती है, यानी उसके साथ डायरेक्ट आ जाती है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर ये भी बात कहते हैं कि आपको ये भी देखना है कि जब एरिया डिक्री कम ज़्यादा हो रहा है तो लेंथ का उसके साथ लीनियर इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन जब डायामीटर या रेडियस कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो ये बात आपको ज़रा याद रखनी है। अब आते हैं वापस इस सवाल पर। अब जब हम इस सवाल पर आते हैं तो हमें पता चलता है जनाब यहाँ से कि उसने कहा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखाता हूँ और L2 ओवर A2 और मैं यहीं से रेशो ले लेता हूँ। रो से कैंसिल, आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा L1 ओवर L2 इज इक्वल इनटू A2 ओवर A1। ये जो आपने उसने लेंथ की रेशो बताई है ना, ये लेंथ की रेशो L1 ओवर L2 के हिसाब से लिखी हुई है 1 ओवर 3। और ये जो रेशो उसने बताई है ना, ये A1 ओवर A2 के हिसाब से उसने लिखी हुई है 3/2। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर देखते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन आपके पास चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखें, हम इसको किस तरीके से देखें, ये बात हमें ज़रा ध्यान से देखनी है। हम ये कहते हैं कि आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इंटू A2 ओवर A1। ये कुछ चीज़ मुख्तलिफ नहीं लग रही है आपको कि अगर मैं इसमें रेशोज़ को लिखता हूँ, उसने कहा है रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर है, लेंथ है उसकी 1 ओवर 3, ये मैंने लिख दिया। A1 ओवर A2 की वैल्यू उसने कितनी लिखी हुई है 3/2, तो ये तो 2/3 हो जाएगी। ये तो कुछ इस तरह की चीज सेंस बन रही है। इसका एक्सप्रेशन जो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2:9 आनी चाहिए। एक्सप्रेशन गिवन ऑप्शंस में नहीं है, तो हम कहते हैं बुनियादी तौर पे इसका जो आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बी 2:9। ये बात आपने ज़रा याद रखनी है, इसका आंसर 2:9 है। स्क्वायर रूट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, उसने एरिया लिखा हुआ है, उसने एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया में तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो बेसिकली जो इसका एक्सप्रेशन बनता है वो 2:9 बनता है, वो 1:2 या 2:3 या 3:2 नहीं बन रहा। वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आपके पास बनता है। टू करंट वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर गिवन। ध्यान से सवाल को देखिएगा। फर्स्ट वायर इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द सेकेंड एंड हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सेकेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर विल बी। अब देखें, टू करंट वायर्स सेम मटेरियल। अच्छा जी, उसने कहा जी लेंथ का क्या फर्क बता रहा है जी, ट्वाइस है फर्स्ट वायर, L1 इज इक्वल टू 2L2। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा डायमीटर है ना। अच्छा, डायमीटर को रेडियस की शक्ल में लिख रहे हैं क्योंकि वो सेम एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपके लिए आसानी होती है। उसने कहा एज द सेकेंड एंड हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सेकेंड, यानी उसका रेडियस भी दूसरे के निस्बत डबल है। अब अगली बात करते हैं, उसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर बता दें। R1 इज इक्वल टू रो
L1 ओवर A1 और R2 इज इक्वल टू रो L2 ओवर A2। अब हम ये कहते हैं कि चूंकि हमें एरिया की ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों एरिया की सेंस लिखें, हम क्यों ना इस एक्सप्रेशन में पाई आर स्क्वेयर वाली सेंस लिखें, पाई R1 स्क्वेयर, और इसको भी मैं पाई R2 स्क्वेयर लिख देता हूँ। रो से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आपके पास ये बन गया L1 ओवर L2 और ये बन गया आपके इनटू R2 स्क्वेयर ओवर R1 स्क्वेयर। जरा ध्यान से देखिएगा, L1 किसके बराबर है? L1 इज इक्वल टू 2L2 के बराबर था, तो मैंने लिख दिया 2L2 ओवर L2। अच्छा, R1 रेडियस जो है, इसकी बात मैं पूछ रहा हूँ, इसका रेडियस जो है, क्योंकि डायमीटर डबल था तो रेडियस भी तो डबल होगा ना, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ R1 की जगह पे 4R स्क्वेयर, 4R2 स्क्वेयर, और यहाँ पे R2 स्क्वेयर सिंपल आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके साथ सॉल्व हो गया, तो आपके पास R1 इज इक्वल टू R2 ओवर 2, तो बेसिकली हाफ ऑफ द सेकेंड। ये आपके पास ऑप्शन बी जो है ये बेस्ट ऑप्शन होगी। शाबाश, वेरी गुड। नहीं जी, उसका जवाब नहीं होगा, वो इन्वर्स रेशो आ रही है ना एरिया की आपके पास, तो वो उसको हमने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना था। An electrical appliance having a resistance of 200 ohm is operated at 200 volt. What is the energy consumed by the appliance in 5 minutes in joules? इस सवाल को देखते हैं जी। आपके पास ना एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम के। पावर बराबर होती है जो गिवन डाटा, इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन गिवन डाटा में आपके पास आर है, आपके पास वी है, आपके पास टाइम टी है। अब असल जो एक्सप्रेशन है वो तो ये है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, या हम ये कहते हैं हमारे पास एनर्जी का वो जो जॉल्स लॉ है वो है आई स्क्वेयर आर टी। तो अब इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये भी तो फार्मूला है ना, कि मैं इसी फार्मूले को चलाऊं और मैं कहूँ एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, और अभी हमने कहा था कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है, तो वी भी गिवन है, आर भी गिवन है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। याद रखिएगा टाइम मिनट्स में गिवन है। वी 200 का स्क्वायर, आर 200 हो गया, टाइम 5 मिनट्स मतलब 60 सेकेंड्स हो गए आपके पास, और अब इस स्क्वायर को इसके साथ सिंपल कैंसिल आउट कर दें, आपके पास ये 200 मल्टीप्लाई बाय 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 300। इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे? जितने भी जीरोज हैं ना उनको यहाँ पे दोबारा लिख दें, दोनों के एंड वाले जीरो, तो 4 जीरोज बन गए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो बेसिकली 60,000। ये वाली जो बात है ना आपके पास, ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। 60,000 है बेटा, क्या हो गया है? ध्यान से पढ़ना है शाह हाशमी साहब, ध्यान से पढ़ना है। 60,000 है, 6,000 नहीं है, ठीक है। ये सवाल जो है ना मुझसे बच्चों ने मुख्तलिफ वक्त में पूछा, और मैंने इस सवाल को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं इस सवाल को यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता था। करंट के फ्लो में एक बात याद रखिएगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है जब हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, और जब भी हम डिस्कशन कर। अच्छा जी, इस सवाल को देख लें, वो कह रहे हैं जी 5 किधर गया बेटा? 5 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये 300 आया। 300 खुद ब खुद कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई किया है ना 60 के साथ, उसे 5 को मिनट्स को सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना था। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ये देखो आपके पास ये एक सिचुएशन है जिसमें 2 एम्पेयर करंट है जो इस पूरे कॉम्बिनेशन में से गुजर रहा है। उसने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी आपने बताना है। अब वी ए और वी बी का पोटेंशियल तो आप तब बताएंगे ना, आपको पता है इसका पोटेंशियल कितना है? आपको पता है इसका पोटेंशियल कितना है? हमें तो ये बात पता ही नहीं है।
जब हमें ये बात ही नहीं पता तो हम कैसे बताएं कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्योंकि उसने ये बता दिया कि इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल जो है इस पॉइंट का वो 3 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमने इक्वेशन अप्लाई करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट, रेजिस्टेंस वगैरह के साथ कैसे रिलेट कर रही है, हमने इस चीज़ को देखना है। हम ये कहते हैं कि देखो VA माइनस 3 इज इक्वल टू IR, ठीक है ना? वो जो बेसिक इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR, उस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो हम ये कहते हैं कि जनाब अब इस हिस्से में क्या हो रहा है? इस हिस्से में हो ये रहा है कि 2 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है, तो फिर इसका मतलब हो गया VA इज माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो VA इज इक्वल टू 7 वोल्ट। इस जगह का पोटेंशियल आ गया आपके पास 7 वोल्ट। अच्छा, अब भाग के आए जरा इस हिस्से पे। इस हिस्से में क्या हो रहा है? करंट की फ्लो की डायरेक्शन अभी भी यही है। तो अब यहां पर 3 माइनस VB इज इक्वल टू करंट 2 था इनटू रेजिस्टेंस 1 थी, तो अब आपके पास VB नेगेटिव VB इज इक्वल टू, मैं इस चीज को जरा एडजस्ट कर लूं तो मैं कहता हूं कि ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस 3, तो VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ से नेगेटिव 1 हो गया, तो ये 1 वोल्ट बन गया आपके पास। उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की, अच्छा इसमें देख लें कि किसी जगह पे कोई एरर ना हो, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो, तो ये कैसे हम लोग करते हैं इसको? हम ये कहते हैं कि ये आपके पास ज़रा इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लें। इस कैलकुलेशन में तो नहीं किसी जगह पे कोई एरर आ रहा कोई हमारे पास, क्योंकि बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाए ना तो दोबारा बताना ज़रूरी है। देखो बेटा, ये है 3 वोल्ट पे, इसका पोटेंशियल आपने बताना है। रेजिस्टेंस है 1 ओम की, करंट यहाँ से कितना पास कर रहा है? 2 एम्पियर। आप इस एक्सप्रेशन को देखो ना, ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखो। इस एक्सप्रेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, हाई से लो की तरफ जाएगा। जब हाई से लो की तरफ जाएगा आपके पास, तो फिर हम कैसे उसको डिस्कस करें, हम उसको कैसे पढ़ें कि जनाब आप ये जो उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि जनाब हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो फिर इसके अंदर ये पॉइंट तो 3 वोल्ट पर था ना। 3 माइनस VB इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी है? 1। अब मैं जब इसको देखता हूं तो मैं कहता हूं इनफैक्ट कि आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है? आपके पास ये वैल्यू आ रही है VB इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दूसरी तरफ गया 2 इनफैक्ट माइनस 3, और VB इज इक्वल टू नेगेटिव, VB इज इक्वल टू नेगेटिव 1 और VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब आपके पास सूरत हाल ये हो गई कि ये जगह आ गई आपके पास 7 वोल्ट पर और ये जगह आ गई आपके पास 1 वोल्ट पर। और जब मैं कहता हूं कि जनाब मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास VA माइनस VB बेसिकली आ गया है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट। तो दिस इज दी बेस्ट ऑप्शन। वो जो हाईलाइट हो रही है ना, उनको इग्नोर करें, आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। ये एक सवाल है कि सर कन्वेंशंस को बता दें। कन्वेंशंस की बात बहुत सिंपल है, कन्वेंशंस की बात बहुत सिंपल है। कन्वेंशन की बात इसलिए इतनी सिंपल है कि आपका करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। करंट का फ्लो हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है ना, आप इसको कंसीडर करेंगे। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है VA का पोटेंशियल 3 वोल्ट से ज़्यादा है और 3 वोल्ट का पोटेंशियल VB से ज़्यादा है। तो हमने इस बेस पर इस कैलकुलेशन को आगे चलाया। ज़रा 1 मिनट के लिए इस सवाल के लिए आप आएंगे मेरे साथ इस ब्लैक स्क्रीन पर, क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी है। देखो बेटा, करंट फ्लो कर रहा है इस जगह से, फिर ये बैटरी आ गई,
ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और बैटरी है 3 वोल्ट पे। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या मुराद होता है? बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से मुराद ये होता है कि कंपैरेटिवली कौन हायर पोटेंशियल पर है और कौन लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि आप इस सारी डिस्कशन के अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, आप सिंपल इस बात को यूं समझे कि आपके पास ये कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल आपको पता चल गया है कि वो 3 वोल्ट है। अब जब करंट इधर से इस तरफ जा रहा है तो हमें करंट की वैल्यू पता है वो 2 एम्पेयर है, और ये करंट चूँकि सीरीज में है तो इसने ऐसे ही पास करना है। ये वैल्यू आपके पास 2 ओम है, ये वैल्यू आपके पास 1 ओम है, और आपने ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सिचुएशन है, और आपने देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सिचुएशन है। हमने पहले ए का पोटेंशियल इस फार्मूले से कैलकुलेट किया और फिर इस फार्मूले से बी का पोटेंशियल फाइंड आउट किया, और हमने इसको ये R1 और R2 कर दें, इसको अगर आप R1 कह रहे हैं और इसको अगर आप R2 कह रहे हो। इस बेस पर हमने आगे जाके कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन की बेस पर हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं। इसी कैलकुलेशन को करने का एक और तरीका ये भी है कि चूँकि आपके पास करंट सेम है ना, तो अगर करंट सेम है तो करंट की वैल्यू आप कह सकते हो कि I इज इक्वल टू VA माइनस 3 ओवर R1 और I इज इक्वल टू 3 माइनस VB ओवर R2, और इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, और जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास अगेन वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। गुड, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जो हाईलाइट हो रहे हैं आज उनको इग्नोर करें बिल्कुल, ठीक है। तो 2 resistors are connected in parallel whose resistance values are in 3:1. Find the power dissipated. 2 resistors है, कनेक्टेड है इन पैरेलल, whose resistance, अच्छा पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो इसका मतलब है वोल्टेज उनकी सेम है। अगर वो कहते हैं कि whose resistance values are in ratio 3:1, ये जो उसने पैरेलल बताया ना, इसका मतलब सिर्फ एक था। इस पैरेलल को एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ एक था कि वो ये बता दे कि वोल्टेज की क्या इन्फॉर्मेशन है। आपके पास P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R होता है, तो 1 और 1। P2 इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R2, रेशियोज स्क्वेयर्स के साथ कैंसिल, R2 ओवर R1। तो फिर डेफिनेटली अगर उनकी रेशो रेजिस्टेंस की 3:1 है तो पावर डिसिपेशन की रेशो 1:3 होगी। कितने लोगों को इसमें कोई मसला नहीं, तो फिर ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये जो स्लाइड वापस करने वाली बात है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। क्विकली देखा करें और उसके बाद रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर तक, तो फिर वहाँ से उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल 2 तरह से किया जा सकता है। ये जो आपके पास सवाल है, इस सवाल को हम लोग चूँकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस सवाल को 2 तरह से किया जा सकता है। इस सवाल को करने का एक तरीका ये है कि हम कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशन ऐसे करें कि उसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री, 6 ओम एट 100 डिग्री, इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री कितनी होगी, वो हम लोग कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है कि हम तुक्का मारें और हम ये कहें कि चूँकि लीनियरली इंक्रीज हो रही होती है, तो अगर वो 50 पे 5 है, 100 पे 6 है, तो इसका मतलब है कि जब 50 डिग्री सेल्सियस कम करें मज़ीद तो उस पर वो 4 ओम होनी चाहिए। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह के किसी भी सवाल से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन अगर आए तो कैसे करनी है, तो हम वो भी सीख लें। देखिए ज़रा पहले इस केस को पिक करें। इस केस में होगा ये कि RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 डेल्टा T। RT 5 है, R0 कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा R0 हमें नहीं पता, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो 50 है, इट मीन्स 50 केल्विन और 50 डिग्री सेल्सियस, डजेंट मैटर। अच्छा, जो दूसरी सिचुएशन है, ये थी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में ये 6 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 60, और यहीं पे अगर आप इनकी रेशो ले लें तो ये अल्फ़ा R0 और अल्फ़ा R0 से तो आपकी जान
छुट जाएगी और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 5 माइनस आर नॉट ओवर 6 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 5 ओवर 60 इनफैक्ट 50 ओवर 60 इनफैक्ट 5 ओवर 6 ही बचेगा आपके पास। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 30 माइनस 5 आर नॉट और ये बन जाएगा आपके पास 30 माइनस 5 आर नॉट। इनफैक्ट कुछ गलती है इसके अंदर, 6 आर नॉट था ये वाली वैल्यू, ठीक है। और जब मैं इसको देखता हूँ, देखें ये कुछ आंसर डिफरेंट सा आ रहा है आपके पास, और इसको देखें कि कुछ कैलकुलेशन में किस जगह पे हम लोग कुछ कर रहे हैं कि उसने कहा अच्छा हाँ ये देखें ना कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये 60 आना था यहाँ पे आना था 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आना था, जब आप उसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर तो अब और सिंपल काम हो गया ना आपके पास, 1/2 बन गया ये आपके पास। और ये अब इस कैलकुलेशन को हमें देखना है यार, ये देखें आज इस कैलकुलेशन में करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो कि वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल कि ये क्या चल रहा था एकदम। अच्छा 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 2 आर नॉट, और जब इसको लेके आएंगे तो ये 6 माइनस आर नॉट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आर नॉट इज इक्वल टू 4 ohms। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। 60 कहीं से नहीं आया भाई, गलती से आया, 100 था, वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो 6 ohm 60 डिग्री पे था, ऐसा नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, और ये सवाल भी इसी तरह का ही एक सवाल है जिसके अंदर लॉन्ग कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, और जब ये सवाल हम लोगों ने टेस्ट में दिया तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, तो इस सवाल को करना इसलिए ज़रूरी था। ये सवाल बेसिकली हमारे पास ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इनसे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज 50 वोल्ट व्हेन 11 एम्पेयर ड्रॉन एंड 60 वोल्ट व्हेन 1 एम्पेयर इज ड्रॉन। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बता दें। ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल है VT1 और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट I1 है। ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल है VT2 और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट है I2। उसने पूछा है आपसे ईएमएफ बता दें और उसने आपसे कहा है कि आर बता दें। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है E इज इक्वल टू VT प्लस IR। ईएमएफ आपने बतानी है, टर्मिनल पोटेंशियल है 50, I की वैल्यू है 11 और R भी आपने बताना है। दूसरी तरफ है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल है 60, करंट है 1 और R आपने बताना है अगेन। इस सवाल को करने का एक आसान तरीका यह है कि आप यहीं पे इसकी रेशो ले लें। अगर आप यहीं पर ही इसकी रेशो ले लें तो आपको नज़र आएगा कि ई से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 इज इक्वल टू 50 प्लस 11R ओवर 60 प्लस R बचेगा, और आप इसको लिख सकते हो 60 प्लस R इज इक्वल टू 50 प्लस 11R। क्रॉस करें, उसको एडजस्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बचेगी कि 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 11R माइनस R, तो 10 इज इक्वल टू 10R इज इक्वल टू 1 ओम। अब जब ये 1 ओम आ गया ना तो एक बात क्लियर हो गई, ये और ये नहीं। फिर कौन है? फिर होगा ये कि आप इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर दें। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे पुट करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा आसान कैलकुलेशन है। तो हम ये कहते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू 60 प्लस R था, तो 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 61 वोल्ट। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन थी और यही हमारे पास C बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, वो जो आपने लिखा ना केल्विन में, वो हमने बेसिकली केल्विन में ही कन्वर्ट किया था। जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना तो सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस और केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। A cell of EMF E volt, internal resistance R is being charged with the current of I ampere, then the terminal potential difference is। गलती क्या होती है? हमारे पास EMF का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो है VT प्लस IR। जब आप चार्जिंग करते हो ना तो चार्जिंग के फिनोमेना में ना करंट रिवर्स चलता है।
चार्जिंग तो तभी होगी ना, आप आपको इस सेल को चार्ज करना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, आप इसको बड़े पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, इसको बड़े नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, करंट यहाँ पर नेगेटिव चल रहा होगा, बेसिकली नेगेटिव आई फ्लो कर रहा होगा। तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाता है, E इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर, और हम उसने हमसे पूछा टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, E प्लस आई आर। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, और हमें ये याद रखना है कि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज़्यादा होता है, चार्जिंग प्रोसेस के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज़्यादा होता है। ये अगेन उसमें ये वाली बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, इससे पहले कि हम इस से अगली स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि इसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, हम एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप में से जिस किसी का कोई सवाल है वो सवाल पूछे, और ताकि फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, जल्दी से अगर किसी का कोई सवाल है आप अपने आप को हैंड रेज करेंगे, सामना आपको अनम्यूट करेंगी, और फिर हम आगे चलेंगे। आमना बेटा अनम्यूट कीजिएगा इनको। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे पास ये रेजिस्टेंस का सवाल है कि एक हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है और उसके तीनों साइड पर रेजिस्टेंस इक्वल है, और वो हमारे पास बस इतना ही बताया हुआ है और शेप बना कर दिया उन्होंने कि उसमें रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस निकाल करते हैं। किसी भी 2 पॉइंट से गिर सर ट्रायंगल बनाया हुआ है और तीनों में रेजिस्टेंस सेम दे दिया। भाई उन्होंने कुछ यही कहा होगा ना कि किसी भी वर्टिस के अगेंस्ट बताएं रेजिस्टेंस, किसी भी 2 कॉर्नर्स पर, इस तरह का सवाल। देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में और ये उनके साथ पैरेलल है, ऐसे ही हो रहा है। जब करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तकसीम हो जाएगा ना, और जो यहाँ पे जाएगा वही यहीं पे आएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। इसकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 2R, इसकी रेजिस्टेंस हो गई R, तो ये बेसिकली 2R पैरेलल है R के साथ। तो जब आप इसको फॉर्मूला लगाओगे तो 2R इंटू आर प्लस ओवर 2R प्लस R, याद है ये फॉर्मूला, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 वाला। तो ये बन गया आपके पास 2R स्क्वायर ओवर 3R, R स्क्वायर से कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया 2/3R। ठीक है सर एक और सवाल है। जी जी एक वायर है बेटा, अगर न्यूमेरिकल है ना तो वो आप ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो कभी समझ आती है, स्टेटमेंट कभी नहीं आती है, तो एक मशहूर सवाल था इसलिए आसानी से हो गया। तो कोई है तो वो ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है बेटा, गुड, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। जी इशरत फातिमा। इशरत बोले बेटा। अमतुल बारी को अनम्यूट कीजिएगा। सर वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी बेटा। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था ऐप पर कि कौन सा जो है कार्बन रजिस्टर और एक कुछ और डिवाइसेस थी, इनमें से ओहमिक रजिस्टर कौन सा है? बेटा कार्बन रजिस्टर उसमें लिखा हुआ था कि वो नहीं है। कार्बन रजिस्टर बेटा, कार्बन रजिस्टर ओमिक नहीं है। हाँ जी। कार्बन असल में कार्बन नॉन ओमिक मटेरियल, कार्बन नॉन ओमिक मटेरियल होता है ना। ओमिक क्यों नहीं है सर? कार्बन नॉन ओमिक है ना, रजिस्टर जो है वो नॉन ओमिक मटेरियल, कार्बन नॉन ओमिक मटेरियल है ना, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम बेटा। जी दानियाल राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी राजपूत साहब, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सर ये सेकंड लास्ट वाला आपने क्वेश्चन करवाया था, मैं वो दोबारा से समझा दूं। ये वाला मेरे साथ रहिएगा जरा, ये वाला सवाल। नहीं, इससे सेकंड ये वाला। जी जी। अच्छा देखो ध्यान नहीं, से, इससे तो वाला आगे वाला, ये तो 100 वाला समझा। ये वाला। ये वाला देखो इसके अंदर ना 2 सिचुएशन थी, मेरे साथ रहना, हाँ हाँ ना ना करते रहना साथ साथ, ठीक है।
उसने कहा है एक सिचुएशन उसने ये बताई कि जब 11 एम्पेयर करंट था तो टर्मिनल पोटेंशियल 50 हो गया था, और जब 1 एम्पेयर करंट था तो टर्मिनल पोटेंशियल 60 था। ठीक है, उसने कहा है कि ईएमएफ बता दें और इंटरनल रेजिस्टेंस बता दें, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें पहली सिचुएशन ये बन गई कि 50 टर्मिनल पोटेंशियल 11 एम्पेयर करंट, तो ये E इज इक्वल टू 50 प्लस 11R, और दूसरी सिचुएशन ये बन गई E इज इक्वल टू 60 प्लस 1R। ठीक है, ठीक है, मैंने इसकी यहाँ पे रेशो ले ली। जब मैंने रेशो ले ली तो ये E से कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया उसकी जगह पर, डिवाइड हुआ है ना। ठीक है, तो बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही आ गया आपके पास। ठीक है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 60 प्लस आर इज इक्वल टू 50 प्लस 11R हो गया। आपने एडजस्ट करके 1 ओम रेजिस्टेंस निकाल ली। जी, उसके बाद 1 को इस इक्वेशन में पुट किया आपने। ये असल इक्वेशन तो पता थी ना, ये है एक इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी वो तो अपनी जगह तो मौजूद थी ना, वो इक्वेशन E इज इक्वल टू 60, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसकी, जो इक्वेशन बनी थी E इज इक्वल टू 60 प्लस R, इसके टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस करंट वगैरह के हवाले से, वो तो इक्वेशन अपनी जगह थी ना। इसमें आपने R की वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर आ गया। सही है सर, थैंक यू। वेलकम जी। इकरा, इकरा और ये बिया के सवाल के बाद हम वापस अपने डिस्कशन पे आ जाएंगे। जी इकरा। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे पूछना था, जो सीरीज में रजिस्टर दिए हैं फिर सारे सिर्फ रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड आउट करना अक्रॉस, मतलब किसी भी रजिस्टर के। आपको ये फार्मूला नहीं पता? नहीं सर पता है, लेकिन समझ नहीं आता वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला ना। हाँ, तो उसमें क्या मसला है? तो सर उसमें अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो फिर कैसे फाइंड आउट? उसमें ज़्यादा मतलब 2000 रजिस्टर थोड़ी आएंगे, कुछ 4 होंगे, नहीं तो 5 होंगे, ज़्यादा 3 होंगे, इतने ही होंगे ना। ज़्यादा तो आपने उनको ऐड कर लेना। आपके पास ये फार्मूला है, ये देखो, ये सवाल बनाते हैं हम। वो सवाल ये है कि वो ये कहता है कि 2, 4, 6, 8 और ये सब कनेक्टेड है 30 वोल्ट के साथ। वो कहता है बताओ इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। इसी तरह का सवाल सोच रही है ना आप? जी सर। तो अब V6 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, वो ड्रॉप हो रहा होगा R6 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो R6 6 हो गया, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ऐड कर दें सबको, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 30। इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर रहे हैं, आपके पास आ गया 9 वोल्ट। बस इतनी सी बात थी। पैरेलल में भी इसी तरह करेंगे, करंट डिफाइन करना? नहीं, उसमें पैरेलल में फार्मूला थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आता है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर इक्विवेलेंसी का फ़र्क आता है ना, रेजिस्टेंस उसके अंदर R इक्विवेलेंट जो है वो ऊपर आता है, उसके अंदर R इक्विवेलेंट ऊपर आता है। मतलब उसके अंदर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये इस तरीके से फार्मूला बनता है I का। जी, उसके अंदर ये फार्मूला R इक्विवेलेंट ऊपर आ जाता है। और आई गिवन नाउ सर फिर। अच्छा, वैसे उसमें ना, इसमें इतना लंबा रौला पड़ता नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में है, आपको पता है सबके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है, तो आई तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाता है, तो ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर उसके अंदर इतना बड़ा मसला नहीं है। जी वालेकुम सलाम बिया। सर अभी जो आपने क्वेश्चन कराया था कोएफिशिएंट वाला, वो समझाइएगा, समझ नहीं आया। ये वाला इससे पीछे जो था। जी सर। बेटा ये क्वेश्चन पता है आपको? जी सर। इस इक्वेशन में आप पहले इसके हिसाब से वैल्यूज पुट करें तो ये इक्वेशन बन गई। जी। फिर आपने इसके हिसाब से इक्वेशन वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन बन गई। जी सर। आपने दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो अल्फा आर नॉट से कैंसिल हो गया। 50 और 100 आपस में डिवाइड होकर 1/2 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया। ठीक है सर। ले जनाब, अब हम आते हैं वापस अपनी डिस्कशन पर। वालेकुम सलाम, आपको आ गया याद? जी जी सर जी, मैंने चीज पूछी थी नीट वीडियो पोर्टल पे, मतलब अपने एमसीक्यूज के ना गलत आंसर होते हैं और सेम बुक में वही आंसर मतलब उनकी कोई और की होती है, वो भी नीट की प्रैक्टिस होते हैं, तो किसे फॉलो करें? मुझे आपको
हाँ। फिर आपको फिर कैसे पता चलेगा? ये सारा मजमा यहाँ लगा है ना, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठे हैं, तो आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आए और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और मेरी बारी आने से पहले पहले एक दूसरे को सोल्यूशन बता देते हैं। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने शायद ही कोई सवाल हो जो छोड़ा हो, हर सवाल सॉल्व कर लिया, उसके बाद उनके सोल्यूशंस मौजूद हैं। तो आप शेयर करें ना, वो जो नियर पियर का पेज है, वो जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों ने, MD कैट फिजिक्स विद सर मंसूर, उसके अंदर सवाल भेजें, बेशुमार ऑप्शंस हैं बेटा, इस्तेमाल करें तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जी सर ठीक है। तो आपने किसे फॉलो करना है? आप किसे फॉलो करना है? आप किस? ऐसे वो ग्रुप मैंने ही बताया था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो फिर और आप उसमें सवाल नहीं पूछती? हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप उसमें सवाल नहीं पूछती। तो बेटा ये ग्रुप इसीलिए बना है क्योंकि उसके अंदर सवाल पूछने, ठीक है मेरे बच्चे, उसमें सवाल पूछो, कन्फ्यूजन्स दूर करो, और अगर कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं होती तो अगर उस ग्रुप में आप हो तो इसका मतलब है कि आपके पास मेरा नंबर भी होगा, तो आप वो मुझे मैसेज कर दो, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं देखूंगा मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा, आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ठीक है सर, थैंक यू। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो ले जनाब, अब हमारे पास डिस्कशन स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिज्म की। वो कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करंट अवे फ्रॉम यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू यू। आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपसे करंट अवे जा रहा है। जब करंट आपसे अवे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपने हिसाब से अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपके पास वो क्लॉकवाइज, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है, अगर करंट आपके राइट पे जा रहा है, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है, इस सब में एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट आपके लेफ्ट पर जा रहा है, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, अगर करंट अवे फ्रॉम यू जा रहा है, तो इन सब में क्लॉकवाइज सिचुएशन डेवलप होती है और ऑप्शन बी इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। ये सवाल देखें, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स एट 2 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये सवाल क्यों यहाँ पे मौजूद? ये सवाल इसलिए मौजूद है ताकि हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो सके। अगर यही सवाल होता एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो है QVB sin थीटा। इसमें जब उसने कहा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है चार्ज गिवन है। उसने कहा मूव्स, इसका मतलब है उसकी स्पीड भी है। उसने कहा परपेंडिकुलर, इसका मतलब है थीटा 90 डिग्री है। उसने मैग्नेटिक फील्ड भी बता दी 2 टेस्ला। तो इसका मतलब है कि सारे चेक पॉइंट्स ओके हैं, अब कैलकुलेशन करनी है। अगर वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहते हैं थीटा तो 0 हो गया, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब चूंकि आपके पास जो है ये सारी चीज़ें ओके थी, आपने कहा 1.6 10 रेज़ पर -19, आपने कहा 2 × 10⁻², आपने कहा 2 टेस्ला, और आपने कहा साइन थीटा मतलब साइन 90 है तो वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपके पास ये 2 और 2 मिलकर 4 हो गए। ये 4 जब 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 1.6 से मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका है, 16 से मल्टीप्लाई कर दें 64 हो जाएगा, और इस 10 को वापस एडजस्ट कर दें तो ये बन जाएगा 6.4 10⁻⁻17। तो ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन होगी यहाँ पर। EM of proton is equal to that of electron, greater than that of electron, smaller than that of electron, या sometimes smaller and sometimes greater. Charge to mass ratio, generally known as charge density. हम इसको कहते हैं this is basically charge per unit mass. अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बट mass of electron is very much smaller than mass of proton. तो अगर डिनोमिनेटर में मौजूद चीज बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है ओवरऑल फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत छोटी होती है, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, और हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि मैस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। Force on a moving charge in a uniform magnetic field
will be half of its maximum value when the angle between V and B is। अब इस सवाल को सिर्फ वो कर सकता है जिसको ये पता हो कि आपके पास F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में अगर थीटा 90 डिग्री हो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाती है और मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी के बराबर होती है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास एक नया एक्सप्रेशन आता है F इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम साइन थीटा। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि फोर्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी फोर्स मैक्सिमम फोर्स का हाफ है। अगर मैं इस बात को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है एफ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम साइन थीटा। एफ मैक्सिमम से कैंसिल तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 मीन्स 30 डिग्री। यानी ये बेसिकली 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये 300 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली 30 डिग्री है, तो आपके पास ये 30 डिग्री बन जाता है। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड at a distance 2 centimeter from a long straight carrying wire is 2×10⁻⁵ Tesla. The current in the wire is। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें इसको करने में मदद देता है? बेसिकली एक्सप्रेशन है एम्पेयर्स लॉ, और एम्पेयर्स लॉ की एक सेट फॉर्मेशन है हमारे पास B इज इक्वल टू μ0I/2πr। हमें पता है μ0 की वैल्यू क्या होती है 4π10⁻⁷ इंटू करंट कितना है आपने बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपके पास 2×10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2π और r की वैल्यू उसने कितनी बताई 2 सेंटीमीटर, तो यानी 2 × 10⁻⁻² +2 क्या होता है? सेंटीमीटर क्या होता है? जल्दी से सोच के बताएं। हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया ना उसको, तो डेफिनेटली हम सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं -2। अब इस सारी बात को देखें, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर दें। जब आप हैं ये -3 किसने लिखा है? ठीक हो गया, डिलीट हो गया, गुड। 2π से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो असल एक्सप्रेशन बच रहा है वो ये बच रहा है कि ये 2 इधर जाकर 4 बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू 4×10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁷, सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 एम्पेयर आपके पास ये आंसर आएगा। ऑप्शन इनफैक्ट ये 4 एम्पेयर आपके पास। अच्छा ये देखिए ना, यहाँ पे 2 भी तो कैंसिल हो रहा है ना, ये भी तो कैंसिल हो रहा है। देखिए इग्नोर नहीं करना किसी चीज़ को। यस ये आपके पास बेसिकली 2 आ रहा है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके पास 4π को जब हमने कैंसिल आउट किया था तो 2π के साथ सॉल्व किया था, तो 2 तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस 2 ने 2 के साथ एडजस्ट होकर आपके पास जो ऑप्शन आई वो ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन आ रही है। ये सवाल हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और इस सवाल का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन बिलो। When the current in the straight conductor is increases, the current in the coil is। ये सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है? पहले ये बताएं, ये सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है? पर्टिकुलर टॉपिक का नाम बताएं जल्दी से। ये छोड़ दें क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताएं टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है बुनियादी तौर पे लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ में ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है। कॉज को अपोज करने के लिए ज़रूरी है कि जिस वजह से वो इंड्यूस हो रहा है उसको अवे भेजा जाए, उसको दूर किया जाए, उसको निकाल दिया जाए वहाँ से। अब जब ये करंट यहाँ से बढ़ेगा ना तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये करंट हम एज्यूम करते हैं कि ये इस डायरेक्शन में होता तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता? इसका रिज़ल्ट ये निकलता कि ये इस वायर को मज़ीद करीब करता, उसका इम्पैक्ट बढ़ता, और अगर उसका इम्पैक्ट बढ़ता तो ये करंट मज़ीद इंक्रीज़ होता। ऐसा मुमकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ ये मुमकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ दिस करंट शुड बी
इन दिस डायरेक्शन, ये करंट लाजमन इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। जब ये करंट इस डायरेक्शन में होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जब ये करंट इस डायरेक्शन में होगा तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी, और जब इनके दरमियान रिपल्शन होगी तो हम कहते हैं कि जनाब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ दी बेस्ट डायरेक्शन। देखें अब एक सवाल के अंदर बुनियादी तौर पर दो बातें चल रही हैं। एक बात ये चली कि लेंज़ेस लॉ भी अप्लाई हुआ, प्लस वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर एंड पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं उन्होंने इकट्ठे करके यहाँ पर आपसे पूछ लिए। उसके बाद वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ, एम्पियर्स लॉ या बायो-सेवर्ट लॉ। तो हम कहते हैं बेसिकली ना, देखें रूल याद रखिएगा, लेंज़ेस लॉ का बुनियादी ताल्लुक जो है वो इंड्यूस्ड करंट से है। लेंज़ेस लॉ का बेसिक रिलेशन किससे है, इंड्यूस्ड करंट से। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। तो अगर हम इस गिवन ऑप्शन में देखें कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, क्या एम्पियर्स लॉ है, नहीं, क्या बायो-सेवर्ट लॉ है, नहीं, क्या फैराडेज लॉ है, तो फैराडेज लॉ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। तो फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, तो हमने कहा है कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो लेंज़ेस लॉ है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन लेंज़ेस लॉ है। अदरवाइज लेंज़ेस लॉ बुनियादी तौर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, इंड्यूस्ड करंट को एक्सप्लेन करती है। ये कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ये इंड्यूस्ड करंट को करती है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से आ गया। गिवन ऑप्शन में कौन, अगर रहता ना यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो शायद हम नन ऑफ दीज की तरफ चले जाते, लेकिन इसके अंदर गिवन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, अगर हम वी आर बाउंड टू चूज एटलीस्ट वन ऑप्शन, तो वो कौन सी है, फिर वो लेंज़ेस लॉ है। वो लेंज़ेस लॉ के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ट्रांसफार्मर का सवाल है, और ट्रांसफार्मर का खासा तवील सवाल है, और हम लोग इस सवाल को देखते हैं। वो हम कहते हैं जी द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर 200 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। जो ऑर्डर प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है। इस हिस्से को पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो गई कि वी आर डीलिंग विद सम स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज बढ़नी है और करंट कम होना है। इफ द पावर इन द इनपुट इज 100 वॉट, अच्छा ये उसने बताई इनपुट पावर, एंड करंट इज 1 एम्पेयर, ये उसने बता दिया IP, देन द आउटपुट पावर एंड करंट रिस्पेक्टिवली विल बी। अब देखें आपके पास ना एक बात क्लियर हो गई, और वो बात यह है कि उसने कहीं पे नहीं लिखा कि ये कोई रियल ट्रांसफार्मर है। अगर उसने किसी जगह पे नहीं ना लिखा कि ये एक रियल ट्रांसफार्मर है, तो फिर इसका मतलब है कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होते हैं। अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि इसके अंदर भी 100 वॉट है और इसके अंदर भी 100 वॉट है। अच्छा, हमने इस सवाल को बगैर कैलकुलेशन के करना है। कैसे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चूँकि NS ग्रेटर होता है NP से, तो हम कहते हैं IS लेस होता है IP से। उसने हमें बताया है कि IP जो है वो है 1 एम्पेयर, तो IS जो होगा मस्ट बी लेस देन 1 एम्पेयर होगा। तो 2 एम्पेयर हो सकता है? 2 एम्पेयर तो नहीं हो सकता, तो फिर कौन है? फिर डेफिनेटली 0.4 एम्पेयर। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, इस सवाल को करने का जो मेथड है वो ये है कि आप लिखो NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। NS की वैल्यू है आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1 ओवर IS, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन के आ जाएगी IS इज इक्वल टू 2 ओवर 5, तो डेफिनेटली ये 0.4 ही के बराबर होती है। तो कैलकुलेशंस के बजाय हम डायरेक्ट मेथड के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते थे, और हमने उस तरह भी किया। कैलकुलेशन जो थी वो भी कर ली, ताकि अगर किसी को वैसे बात समझ नहीं आती तो ऐसे तो समझ आ ही जाएगी इंशाल्लाह। अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केप्ट स्टेशनरी, नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है,
वो स्टेशनरी है. EMF एंड करंट बोथ आर इंड्यूस, EMF बट नॉट करंट, करंट बट नॉट EMF, नीदर EMF नॉर करंट. तो हम कहते हैं इसमें तो कोई भी इंड्यूस नहीं हो रहा. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, फ्लक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका चेंज जो है वो टाइम के हिसाब से है कि कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे वीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, EMF इंड्यूस नहीं होगी. तो जब EMF इंड्यूस नहीं होगी तो करंट भी इंड्यूस नहीं हो रहा होगा. A coil having 500 square loops of the side 10 centimeter placed normal to the magnetic field increases 1 Weber per second. The induced EMF will be, ये आपके पास जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बेसिकली इनफैक्ट दिस इज समथिंग लाइक टेस्ला पर सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन है. E इज इक्वल टू N डेल्टा B A ओवर डेल्टा T. ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है ना आपको, ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है आपको उस हवाले से कि आपके पास ये पता चल जाए कि यार आपके पास 500 टर्न्स हैं, 1 वेबर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशंस है कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एरिया जो है आपके पास 100 सेंटीमीटर है, स्क्वायर हो जाएगा ना वो, जब आप L स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इट वुड बी लाइक दिस, कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये रह जाएगा खाली -2. अब जब आप इसको देखते हो दिस इज सिंपली 5 वोल्ट इनफैक्ट आपके पास बनेगा. और ये आपके पास ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन होगी इसके अंदर. इन अ ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज सेम, इंक्रीज एंड डिक्रीज विद टाइम. तो कहते हैं सेम, फ्रीक्वेंसी का कोई रौला नहीं है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी का कोई रौला नहीं है, चाहे आपके पास आइडियल है या रियल है. पावर का रौला है, आइडियल में सेम होती है, रियल में कम हो जाती है आउटपुट. लेकिन वोल्टेज, करंट और बाकी चीज़ों का तो डेफिनेटली फ़र्क होता ही है, उसमें कोई बात नहीं है. ये लें जी, मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाता हूँ. अच्छा, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इतना कौन सा मसला है बेटा. ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स 10 वोल्ट टू 11 वोल्ट if the current in primary and secondary coils are 5 and 90 ampere respectively. Efficiency of the transformer. Efficiency of the transformer is P out over P in into 100%. अब हम ये कहते हैं P out इसके बराबर है IS VS over IP VP into 100%. IS की वैल्यू कितनी है जी? IS की वैल्यू है आपके पास, ये है ना सेकेंडरी की बातें, 5 इंटू 90. IP की वैल्यू कितनी है जी? 11 इंटू 220 मल्टीप्लाई बाय 100%. ये कैंसिल आउट कर दें तो अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है? ये 5 को 9 के साथ एडजस्ट करें ना ज़रा आप, तो ये बन जाता है 45 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100%. और साथ ये 22 भी तो आ रहा है. इसको ज़रा सॉल्व करें. अब हम ये कहते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा ट्रांसफॉर्म्स 220 वोल्ट. अच्छा देखें यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही? गलती हो रही है शायद. उसकी वजह यह है कि उसने ये कहा ट्रांसफॉर्म्स 220 वोल्ट इफ़ द करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज 5. अच्छा देखें ना, थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमने वैल्यूज़ को गलत लिखा इसके अंदर. इसको ज़रा देखें. उसने कहा है कि ये आपके पास VP है और ये आपके पास VS है. तो VS आपके पास 11 हो गया और आपके पास जो करंट था उस टाइम में वो 90 था. जो आपके पास IP है दैट इज 5 और जो VP है वो 220 है. अब देखिएगा जरा, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करें, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करें, तो आपके पास ये बन गया 9/10. अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज 0.9 इंटू 100% और दिस इज 90%. तो ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है डेफिनेटली. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैव 50 and 200 टर्न्स रिस्पेक्टिवली. व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द 9 वोल्ट बैटरी, सेकेंडरी वोल्टेज इज जी. जल्दी से सॉल्व करें इस सवाल को.
इस सवाल को देख लें ज़रा दोबारा। उसने कहा था कि ये वोल्टेज है प्राइमरी, इसको कन्वर्ट किया इसमें, इस दौरान ये प्राइमरी करंट था IP और ये करंट था सेकेंडरी IS। उसने कहा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ये फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट IS VS के बराबर, IP VP इनपुट पावर को दे रहे, वैल्यूज पुट की, कैंसिल किया, सॉल्व कर लिया। अब आए ज़रा इस सवाल पे। ये सवाल क्या कह रहा है आपको, ज़रा देखें जल्दी से। इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इस सवाल का जवाब होगा 0। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपने उसको बैटरी के साथ जोड़ा है ना, बैटरी सप्लाई कर रही है DC और DC ऑपरेट नहीं हो रहा, DC ऑपरेट नहीं हो रहा ट्रांसफार्मर, तो ऑप्शन D इज बेस्ट ऑप्शन। In a current with the coil, in a circuit with the coil of resistance 2 ohms, magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The charge that flows in coil during this time. इस सवाल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें चार्ज और EMF के दरमियान रिलेशन पता चलने वाला है। देखो, करंट बराबर होता है E/R के, E बराबर होता है N डेल्टा फाई बाई डेल्टा T, और ये R मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरह, और करंट बराबर होता है Q/T के। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो अब चार्ज किसके बराबर हो गया, N डेल्टा फाई बाई R के। अब देखो, रेजिस्टेंस गिवन है, चेंज ऑफ फ्लक्स गिवन है, और इन ए सर्किट ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस दिस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, द चार्ज दैट फ्लोज। टाइम की हमें ज़रूरत ही नहीं रही, तो अगर हमें टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कॉइल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मतलब लूप कंसीडर करेंगे 1। फ्लक्स कितने हैं जी आपके पास, और जितना एक में चार्ज पास करेगा उतने ही सब में से पास कर रहे हैं, वही पास कर रहा है आगे चार्ज, और कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो बेसिकली 8 हो गया, 10 - 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 ओम थी रेजिस्टेंस, तो आपके पास आंसर आ गया 4 कूलम। ये जो एक्सप्रेशन है, असल में अर्निंग क्या है इस सवाल की, इस सवाल की जो अर्निंग है वो ये बात है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है, और हमने इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना है। वो कहता है अ मैग्नेट फॉल्स विद S पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, द करंट जनरेटेड इज दैट एंड एक्सेलरेशन इज दैट। क्या ये मैग्नेट जब नीचे गिर रहा होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा? होगा, क्या हो गया, होगा। अच्छा, क्या वो करंट उस रीजन को अपोज करेगा जिस रीजन की वजह से वो इंड्यूस हो रहा था? यस, करेगा। तो रीजन कौन है? फॉल ऑफ द मैग्नेट। इसमें रीजन क्या है? फॉल ऑफ मैग्नेट, ठीक हो गया। अगर रीजन फॉल ऑफ मैग्नेट है, तो क्या अब मैग्नेट फ्री फॉल कर रहे हैं? नहीं, फ्री फॉल नहीं कर रहा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन लेस देन g होगा। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g वाली ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गई। हम चले गए ऑप्शन C एंड D पर। अच्छा, अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोज करने के लिए जो यहाँ पे करंट होगा उसका S पोल ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि S पोल के सामने S पोल आ सके, S पोल को काउंटर कर सके, साउथ पोल के सामने साउथ पोल आए। तो साउथ पोल ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थंब नीचे करें, फिंगर्स को कर्ल करें। जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपके पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। ऑप्शन C इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये याद कर लें, हर दफ़ा नहीं इसको सॉल्व करना। भाई अगर कंप्लीट लूप है, करंट इंड्यूस होगा, वो मैग्नेट को फॉल नहीं करने देगा, डेफिनेटली उसकी जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन g होगा, पहली बात। और ये कि अगर साउथ पोल करीब आ रहा होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर नॉर्थ पोल करीब आ रहा होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो हम कहते हैं ऑप्शन C बेस्ट ऑप्शन है।
ये जनाब हमारी सारी बात थी आज की। और अब अगेन हम लोग जो है, एमन ने हैंड रेज कर भी दिया है और एमन इज़ वेरी क्विक। तो अब आपके सवालात हैं और मैं हूँ और हमारी डिस्कशंस हैं। जी बेटा। वालेकुम सलाम शाहजेब, कैसे हैं आप? ठीक सर। सर ये क्वेश्चन सर्जरी जी जी, आपकी आवाज़ नहीं समझ आई। सर मैंने कहा ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये वाला सामने वाला। जी जी। शाहजेब एक बात बताओ मुझे, जब भी मैग्नेट नीचे आएगा, करीब आएगा लूप के, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सर होगा। किस डायरेक्शन में होगा, कैसे पता चले? जो इंड्यूस करंट होता है वो चेंज को अपोज करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ होता है। गुड। तो अगर साउथ पोल करीब आ रहा है तो यहाँ पे प्रोड्यूस इस करंट, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आप वो फिंगर्स को कर्ल करें, थंब को अरेंज करें, तो करंट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे साउथ पोल के सामने साउथ पोल आए ताकि इसके फॉल को अपोज किया जा सके। ऐसे ही है ना? यस सर। सर ये दूसरा साउथ पोल वायर का हो गया। साउथ पोल वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे। चलिए यस सर। जी। हुरिया। वालेकुम सलाम। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन करवाया था ना, उसके लास्ट 2 स्टेप्स उनमें कंफ्यूजन है। सेकंड क्वेश्चन खुदा का खौफ करें, सेकंड वाला। ये वाला। यस। क्या इसमें क्या इशू है? इससे ईटा को इन्वर्स करने तो इसका आंसर रेशियो नहीं आएगा। बेटा आपने इसकी रेशियो को इन्वर्स करना था ना, तो ये बन जाना था सिर्फ E1 और E2 हमारे पास। ये 2/2 है। सिर्फ E2 और E तो ये ऐसे हो जाना था ना, ये ऐसे हो जाना था ना। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे आवाज़ नहीं समझ आ रही है आपकी। हुरिया हो गया, समझ आ गई। चले, मुबारक हो जी। हबीबा इम्तियाज़। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर बन रही है ना इंशाल्लाह? डॉक्टर बन रही है ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ताला। जो डॉक्टर बन रहा है ज़रा वो फारिग बैठा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि इंशाल्लाह ताला मैं डॉक्टर बन रहा हूँ और मेरी तैयारी इतनी हो गई और बाकी 1 महीना रह गया और उसमें बाकी तैयारी मैंने कर लेनी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ, जल्दी से। जी हबीबा, आप मीनवाइल सवाल पूछिए अपना। वो जो सर्कुलर कॉल था, वो जो इंक्रीज हो रही थी करंट, वो जो अच्छा, वो वाला डायग्राम। मैं ना उस सवाल को ना आपको समझाता हूँ इस जगह पर, यहाँ पे ना ज़रा समझाना आसान हो जाता है। देखो बेटा, ये सवाल था वो ये वाला ना, जब करंट यहाँ पे बढ़ेगा, आई इंक्रीजिंग है, तो इसकी वजह से पास पड़ी वायर के अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट भी फ्लो करेगा, तो करंट ने उस चेंज को अपोज करना है जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा था। फ्लो को अपोज करने के लिए, उस चेंज को अपोज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इस वायर को कहीं पुश कर दे, दूर भेज दे इस वायर को, ताकि इसके अंदर से फ्लक्स चेंज ना हो। तो इस वायर को पुश करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ऐसा करंट हो कि जिसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट आए। आप इस सेगमेंट को देखें, अब ये पैरेलल हो गई दोनों वायर्स, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है ये तो और करीब होते और एक दूसरे को और रीइंफोर्स करते, तो इससे तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है इनकी। तो वो ऑपोजिट जब डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो उसके बाद जो है
आपको बिहेवियर कैसे नज़र आएगा कि लेंसेज लॉ वैलिड हो गया। ओके सर। जी जी अब्दुल्ला रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, सबसे पहले ये बताएं आपका स्कोर प्रीडिक्टर क्या कह रहा है आजकल? सर वो तो 160। क्यों? सर मुझसे ना हार्ड क्वेश्चन नहीं होते फिजिक्स के। क्यों नहीं होते? ये जो अभी प्रैक्टिस किए ये सवाल हो गए सारे किए सॉल्व मेरे साथ? सर इसमें एक जो आपने ये वाला किया ये मुझसे हो गया था सर, इसमें वो जो हम आगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब एक काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आएगी ना, अभी आपने रिकॉर्डिंग पॉज कर करके चलानी है, हर सवाल खुद से अटेम्प्ट करना है, और ये बाकी बच्चों ने भी जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है उन्होंने हर सवाल चलाना है। अब जैसे सवाल अपीयर हो मेरे सोल्यूशन से पहले उस सवाल को खुद सॉल्व करना है, फिर उस सोल्यूशन को प्ले करके देखना है। आपको पता चल जाएगा कि जनाब क्या चल रहा था, आप सही डायरेक्शन पे थे भी या नहीं थे। बाकी अब अपना सवाल पूछिए अब्दुल्ला। सर मुझे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक ना कूलम्ब्स लॉ में जो सर ट्रायंगल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ न्यूट्रल होता है, सर वो नहीं समझ आई, उसकी फोर्स कैसे निकालना? वो बेसिकली ना वेक्टोरियल फॉर्म बन जाती है, वो अगेन हम इस जगह पे चले जाते हैं, वो वेक्टोरियल फॉर्म बन जाती है आपके पास कि वो इस तरह की ना, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और वो कहते हैं जी एक चार्ज यहाँ पर है, तो बताएं कि क्या सिचुएशन बनेगी। देखें अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसने इसको रिपेल करना है, इसने इसको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जनाब इनकी ये जो है फोर्सेस जो आगे की तरफ जा रही हैं, ये इस तरफ को फोर्स जा रही है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है और ये इसका एक्स कंपोनेंट है जो इस तरफ को जा रहा होगा। ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस तरह के सवाल जो हैं हमारे पास उसमें नहीं आते, एमडी कैट में नहीं आते सवाल, ठीक है। आपको एमडी कैट के किसी भी पास पेपर में ऐसा कोई सवाल नज़र आया? ये खाली प्रैक्टिस बुक्स में बड़े नज़र आएंगे। हाँ जी, तो प्रैक्टिस बुक्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं होती, एमडी कैट स्टैंडर्ड होता है। आपने कहाँ से अपीयर होना है? सर मैं यूएचएस पंजाब। यूएचएस पंजाब से। आपको 2023 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, 2020 के पेपर में बहुत सारी गलतियां थी। वो तो नंबर ऑफ सीरीज है ना पेपर्स के, लेकिन आपको इस तरह का सवाल फिर भी नज़र नहीं आएगा। यस सर जी, बहुत टेंशन होती है ये जब हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं होते। अभी मैं कर रहा था इससे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो सर इसमें 2 हार्ड लेवल क्वेश्चन है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दोबारा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। नहीं देखिए, सवाल गलत होना कोई इशू नहीं है। सवाल गलत हो गया, आप रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ें, आप अपने फेलोज के साथ शेयर करें। अब्दुल्ला आप हैं ना उस ग्रुप में? आप तो हैं, होंगे उस ग्रुप में। जी 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 सर जी। तो उस ग्रुप में सवाल को ड्रॉप करें, देखिए सारे बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह। जी शाह हाशमी, जी शाह हाशमी नहीं, शाह हाशमी तो चली गई। इशरत है, कौन है? इशरत है जी। वालेकुम सलाम इशरत। सर जो फैराडेज लॉ है उसका एमसीक्यू था कि उसकी जो वो है एक्सप्रेशन फार्मूला, उसमें नेगेटिव साइन आएगा या नहीं? तो मतलब उसमें एक फार्मूला ये था कि उसमें जो उसका बेसिक एक्सप्रेशन है उसमें नेगेटिव साइन आता है, जो बेसिक फॉर्मेशन उसमें नेगेटिव साइन आता है। लेकिन सर फेडरल की बुक में जो है वो लेंजिस लॉ में नेगेटिव साइन है, फैराडेज लॉ में नेगेटिव साइन नहीं है। तो लेंजिस लॉ का नेगेटिव साइन कहाँ से आया है? वो बेसिकली फैराडेज लॉ के ही नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। लेंजिस लॉ तो कोई मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। लेंजिस लॉ तो कोई मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। लेंजिस लॉ तो सिर्फ डायरेक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। तो लेंजिस लॉ के अंदर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में कोई नेगेटिव साइन थोड़ी आएगा कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लेंजिस लॉ इज दिस नेगेटिव साइन। वो बेसिकली जो फैराडेज लॉ में नेगेटिव साइन आया उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेंजिस लॉ आया है। ठीक है, अच्छा ओके सर। सर एक और एमसीक्यू था रेजिस्टेंस का। जी 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 बोलो। दो रेजिस्टर जो है ना पैरेलल कनेक्शन में जॉइंट है और उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6/8 ओम है, और उसके बाद जो है ना एक रेजिस्टर की वायर कट जाती है, तो जो ब्रोकन वायर है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन ब्रेक करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो जो ब्रोकन वायर है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। बेसिकली उसने ना इस इंफॉर्मेशन में आपको ये बताया है
कि उसने इस सारी कहानी में ये बताया कि एक वायर की रेजिस्टेंस 2 ओम है। उसने ये बताया आपको कि उसने कहा आर इक्विवेलेंट जो थी वो कितनी थी 6/8 6/8। उसने कहा वो जो एक रेजिस्टेंस थी ना वो उसने अब आपको बता दिया कि वो 2 है, और दूसरी उसने पूछी है आपसे, क्योंकि अगर उसने कहा है ना कि 2 वायर्स पैरेलल में लगी हुई हैं और एक वायर टूट जाती है तो डेफिनेटली दूसरी वायर बैटरी से कनेक्टेड होगी ना। तो 2 ओम इसकी थी, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 6/8 थी, 2 ओम इसकी थी, तो जो बाकी रेजिस्टेंस थी वो इसकी होगी ना, ऐसे ही होगा ना। तो अब आपके पास देख लो, आपके पास इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड तो ये कि आप इस मेथड पे जाओ, ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो जाता है इस केस में। आपके पास आर इक्विवेलेंट 6/8 है तो 1/R इक्विवेलेंट 8/6 होगा, ठीक है। R1 की वैल्यू 2 है और प्लस 1/R2 आपने कैलकुलेट करना है, तो 1/R2 वुड बी इक्वल टू 8/6 माइनस 1/2। तो एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 8 माइनस 3, तो ये आपके पास कोई वैल्यू बन जाएगी बेसिकली 5/6। और आप इसको फर्दर देखो तो R2 वुड बी इक्वल टू 6/5। ऐसी कोई ऑप्शन थी? यस जी सर। और यही ऑप्शन ठीक भी होगी, ठीक है बेटा। वालेकुम सलाम, हैं कौन? एमन जी। कौन सा? अच्छा, वो देखें बेटा, ऊपर से जो रिंग फॉल कर रहा है वो फ्री फॉल तो नहीं कर सकेगा ना। तो जब वो फ्री फॉल नहीं कर सकेगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा? तो फिर इसका मतलब है एक्सेलरेशन लेस देन जी हो गया और करंट एंड क्लॉकवाइज होगा, सिंपल। जो सवाल मैं करवाता हूँ, जो सवाल आप पूछते हैं ना इस सेशन में, कुल मिला के मेरा ख्याल है 100 को सवाल हो जाता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जो खुद से सवाल पूछे, जो दूसरे फेलोज़ ने आपके पूछे, जो मैंने करवाए, उन सारों को आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके पास खासी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाए। जी, अब पूछें सवाल। HP। वेलकम बेटा। जी निम्रा। सर यही वाला क्वेश्चन था, ये जो एक्सेलरेशन है सर, अगर कॉइल ओपन हो तो फिर एक्सेलरेशन फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा। ठीक है सर। और सर हमारे वो ना अभी तक टेस्ट डिस्कशंस अपलोड नहीं हुई, मैंने आपको मैसेज भी किया था, प्लीज आप करवा दें। मैं करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। जी शाह साहब। जी बेटा। सर ये वाली इक्वेशन देखने R इक्वल है mv डिवाइडेड बाय qb। हाँ जी सर ये मैंने इक्वेशन लिखी है, सवाल मुझे भूल के मैंने कहा लिखा था सर, इसका अब बताओ, मेरे पास मौकल है, आप मुझे इक्वेशन बता रही है तो मैं सवाल खुद से ईजाद करूँ, इसमें क्या करूँ मैं सवाल का। अच्छा सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग चाहते हैं मैं सवाल ईजाद करूं यहाँ पे खड़ा होके। ये जो इक्वेशन है ना E/m इज इक्वल टू V/BR, ठीक है। इस इक्वेशन में ना E के बजाय अगर आप Q पुट कर दें ना तो Q/m इज इक्वल टू V/BR, और यहाँ से वो जो एक्सप्रेशन बनता है ना आपके पास R इज इक्वल टू mV/QB, ये एक एक्सप्रेशन बनता है आपके पास। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो घूम रहा होता है तो उसका रेडियस किसके बराबर होता है, वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें मुमकिन है सवाल ये हो कि वो आपसे कहे कि एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है, बताएं रेशियो ऑफ द रेडियस क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोटॉन जो है और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है, वो सेम स्पीड, तो स्पीड्स की रेशो पूछी जा सकती है या स्पीड बताकर अगली बात पूछी जा सकती है, तो ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, ठीक है।
ओके सर, जी थैंक यू सर। वेलकम बेटा जी। सवाल भी संभाल के रखा करें, फार्मूले याद है, सवाल भूल गए जी। इकरा बेटा। सर ये क्वेश्चन है, ये मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सा? सर ये एफिशिएंसी दिया है 80% ना, और टर्न रेशो दिया हुआ है हाँ 3:1, सेकेंडरी का और प्राइमरी का 3:1 है। एक मिनट मेरे बेटे, एक मिनट। एफिशिएंसी दी है 80%। याद रखना, जब भी एफिशिएंसी इस तरह दी जाए ना, ऑपरेट तो आप कर नहीं सकते, तो इसको 0.8 कर दें। एक तरीका इसका ये है। अच्छा, ट्रांस रेशो दी है NS/NP, आपको बताइए 3:1। 3:1। अच्छा, आगे? और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज दिया हुआ है ना, वो 1000 वोल्ट दिया हुआ है। बेटा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर इसका मतलब है कि ये NP/NS होगा, ठीक है। अब आगे, और उसने आगे और क्या पूछा आपसे? और 20 एम्पियर दिया हुआ है करंट। अच्छा जी, 120 वोल्ट। 20, ये कौन सा करंट है, इनपुट का आउटपुट का? सर यहाँ पे मेंशन नहीं है। सवाल की स्टेटमेंट में गिवन होगा, मेंस ये कर रहा है या सप्लाई ये कर रहा है? Sir, a step down transformer is used on a 1000 volt line to deliver 20 ampere. ऑपरेट ऑन, अच्छा जो ऑपरेट जिस लाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो इनपुट पावर है 1000 वॉट और At 120 volt. एट 120 वोल्ट। जी। और जो डिलीवर कर, और जो उसने डिलीवर करना है ना बेटा, वो आउटपुट होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप मुझे क्योंकि स्टेटमेंट्स में अभी कन्फ्यूजन हो रही है, आप बात नहीं मुझे समझ आ रही। पहली बात ये है कि ये NP/NS है। दूसरी बात ये कि इनपुट पावर है। अगर उसने इस पावर के साथ ये लिखा है ना कि एट 1000 वॉट एंड 220 वोल्ट या 120 वोल्ट, तो वो भी इनपुट पावर 120 वोल्ट। 20 एम्पियर और करंट भी दिया हुआ है 20 एम्पियर। नहीं, वो तो डिलीवर करना है ना 20 एम्पियर, जी। वो तो वो आउटपुट करंट हो गया ना, IS हो गया वो। अच्छा, और सर कह रहे हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। हाँ, IP उसने पूछा, याद रखिए। अच्छा बेटा, यह याद रखना, इस सारे लोग सुन ले, जो लिखा होता है ना टू डिलीवर दिस, तो इसका मतलब ये होता है वो आउटपुट है, और जो ड्रॉन फ्रॉम दी लाइंस होते हैं ना, वो इनपुट्स होते हैं। तो बेसिकली आपके सवाल में ना कोई बहुत लंबा चौड़ा मसला नहीं है। देखो, ये है आपके पास इनपुट एफिशिएंसी, ये है उसकी। आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो ये होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू, हम लोग ये कहते हैं आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100%। लेकिन ना यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। उसने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है। आपके पास जो इनपुट पावर है ना, उसका 80% आउटपुट पे जा रहा है। इनपुट पावर का 80% आउटपुट पे जा रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P आउट इज इक्वल टू 80% ऑफ P इन, ठीक है। अगर ये बात ऐसे है तो मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू 0.8 P इन। अब आप यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हो और यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और उसने आपको नंबर ऑफ टर्न्स बताए हुए हैं। यहाँ से आपके पास अब आउटपुट पावर IS VS के बराबर है, इनपुट पावर आपके पास IP VP के बराबर है। तो अब आप इसको देखो ना कि अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो और आप इसको कहते हो कि जनाब IS इंटू VS ओवर VP इज इक्वल टू 0.8 IP। IS ओवर IP, आपको VS ओवर VP की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन? नहीं सर। गिवन है। ये देखो NS ओवर NP की वैल्यू गिवन है ना, जी। तो वही VS ओवर VP। ये NP ओवर NS 3 के बराबर है ना, तो VS ओवर VP 1/3 के बराबर होगा। IS की वैल्यू गिवन है 120, सॉरी सिंपल 20, तो दिस इज 20 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0.8 IP। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो 0.8 इधर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे से सॉल्व करके लेकर आओ, तो ये 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इज इक्वल टू IP। इसको सॉल्व कर लो आप, ये 200 डिवाइडेड बाई 24, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सर ये 3 एम्पियर लिखा है ना आंसर। बेटा अब जो डाटा आपने मुझे बताया, मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो आप इसको देख लो, जहाँ कहीं पे कोई प्लस माइनस हो रहा है उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक सवाल था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 2-3 स्टूडेंट से भी पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया। जी जी। सवाल ये था कि a racing car is moving along a circular track with slight inclination towards the center. The friction between the wheel and banking of the track provide the नीचे given option है centrifugal force, linear acceleration, फ्रिक्शंस जो है वो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ना। तो सर लेकिन की में सेंट्रीफ्यूगल दिया होता ना, हमने भी सेंट्रीपिटल लगाया। सेंट्रीपिटल ही ठीक है, सेंट्रीपिटल ही ठीक है। पांच पेपर का सवाल है सर। वो देखें, आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करनी है फ्रिक्शन ऑफ द रोड ने, तो इसका मतलब है रोड में जैसे फ्रिक्शन है ये आप तो उड़ के बाहर जाके गिरेंगे ट्रैक पे से। तो वो जो प्रोविजन ऑफ दी फोर्स है वो क्यों आपने इंक्लाइंड सरफेस बना के फ्रिक्शन डेवलप कर रहे हैं, ताकि आप सेंटर की तरफ रहें। ठीक है ना। ले जनाब, इस सेशन को हम क्लोज करते हैं और अगले सेशन में मुलाकात होगी। और अगला सेशन 4th क्वार्टर का है। मेरा मशवरा है कि 4th क्वार्टर से पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से पढ़कर आना है, ताकि आपका काम बहुत अच्छे से हो सके और आप उसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। अगली क्लास में मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। Recording stopped.